कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब दुनिया गोल है, यह प्रमाण मिल चुका था, पर दुनिया के आधे हिस्से अब भी रहस्य में डूबे हुए थे। भारत एक नाम नहीं था, एक सपना था। सोने की चिड़ियां, मसालों की खुशबू, रेशम की चमक, एक ऐसा स्वर्ग जिसका रास्ता दुनिया से छुपा हुआ था। लेकिन कौन था वो व्यक्ति जिसने महासागर को चुनौती दी? कौन था जिसने कहा, मैं समुद्र को फाड़कर भारत ढूंढ निकालूंगा, चाहे तूफान मार डाले? आज हम बताएंगे उस खोज की कहानी जिसने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। 15वीं सदी का यूरोप अस्थिर था। व्यापारिक रास्तों पर अरबों का नियंत्रण था और भारत, मसालों की जन्नत, यूरोपियों के लिए एक दूर का सपना। मसालों की कीमत सोने जैसी बढ़ चुकी थी और हर राजा की आंखों में सिर्फ एक प्रश्न था, भारत तक पहुंचा कैसे जाए? पुराने रास्ते बंद हो चुके थे और नए अज्ञात थे। यही बेचैनी यूरोप के हृदय में एक भूखा तूफान बनकर उठी। भारत केवल व्यापार नहीं था, वह शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक था। और यह सपना किसी न किसी को समुद्र की ओर धकेलने ही वाला था। पुर्तगाल के एक छोटे से नगर में जन्मा वास्को द गामा बचपन से ही समुद्र की आवाज में कुछ अलग सुनता था। उसे लगता था कि लहरें उससे बात कर रही हों, दूर देशों, अनजानी धरती और रहस्यमय यात्राओं की कहानियां सुनाती हों। जब उसने भारत के स्वर्ण भूमि होने की दंतकथाएं सुनी, उसके भीतर एक आग भड़क उठी। उस समय यूरोप में एक ही मान्यता थी, जो व्यक्ति भारत तक सीधा समुद्री मार्ग ढूंढ लेगा, वही दुनिया की अर्थव्यवस्था का स्वामी बनेगा। पर यह काम आसान नहीं था। समुद्र अज्ञात दुश्मन जैसा था। तूफान, बीमारियां, दिशा भटक जाना और जहाजों का टूटना, यह सब आम बात थी। फिर भी वास्को द गामा ने राजा मैनुअल प्रथम के सामने जाकर दृढ़ता से कहा, यदि कोई व्यक्ति भारत खोज सकता है तो वह मैं हूं। राजा उसकी आंखों में आग देख चुका था। पुर्तगाल लंबे समय से ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो अपनी जान जोखिम में डालकर नया मार्ग ढूंढ सके। आखिरकार अनुमति मिल गई। यह निर्णय सिर्फ एक समुद्री यात्रा की शुरुआत नहीं था, यह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक का पहला कदम था। उस क्षण से वास्को द गामा जान चुका था, अब लौटना या असफल होना विकल्प नहीं, समुद्र को जीतना ही उसकी नियति थी। भारत की खोज का सपना किसी साधारण यात्रा से पूरा नहीं होने वाला था। यह ऐसी तैयारी मांगता था जैसे किसी युद्ध के लिए सेना तैयार की जाती है। लिस्बन के तट पर महीनों तक हथौड़ों, रस्सियों, लकड़ी और लोहे की आवाजें गूंजती रहीं। 4 विशाल जहाज तैयार किए गए, 100 गैब्रियल, 100 रफेल, बेरियो और एक सप्लाई शिप। नाविकों के लिए भोजन तैयार किया गया, सूखा मांस, पानी के विशाल जलपात्र, नमक में दबाई गई मछलियां और कठोर ब्रेड, क्योंकि समुद्र पर महीनों तक ताजा भोजन मिलना लगभग असंभव था। सबसे कठिन तैयारी थी नक्शों और सितारों को पढ़ने की कला। उस समय दुनिया का नक्शा अधूरा था। अफ्रीका का दक्षिणी सिरा कैसा दिखता है, यह कोई नहीं जानता था। कई नाविक मानते थे कि वहां समुद्र दुनिया से नीचे गिर जाता है। फिर भी इन सब के बावजूद लोग वास्को द गामा के साथ जाने को तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे यदि भारत का मार्ग मिल गया तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। और फिर आया वह दिन, 8 जुलाई 1497, जब सूरज समुद्र पर सोना बिखेर रहा था। 4 जहाजों ने पाल उठाए, लोग तट पर खड़े रो रहे थे और इतिहास
अपनी सांसें रोककर देख रहा था। वास्को द गामा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। जैसे ही लिस्बन पीछे छूटता गया, समुद्र ने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत शांत थी, पर कुछ दिनों बाद ही विशाल लहरें जहाजों से टकराने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि पाल फट गए, जहाज डगमगाने लगे और कई नाविकों ने पहली बार समुद्री भय महसूस किया। दिन में समुद्र और आसमान इतना एक जैसे दिखते कि दिशा पहचानना लगभग असंभव था। न रात का भरोसा था, न दिन का। रात में केवल तारों की मंद चमक मार्गदर्शक बनती थी, और कभी कभी बादल उन्हें भी छुपा लेते थे। बीमारियां भी यात्रा की सबसे बड़ी शत्रु थीं। लंबी यात्रा के कारण शरीर कमजोर पड़ता और कई नाविक बुखार, संक्रमण और भूख से तड़पने लगे। कुछ तो जहाजों के किनारों से नीचे समुद्र में गिर गए, सदा के लिए। इन कठिन दिनों में मनोबल टूटना स्वाभाविक था। नाविक वास्को के पास आकर कहते, हम वापस लौट चलें, हम मर जाएंगे। लेकिन वास्को द गामा हर बार दृढ़ता से जवाब देता, समुद्र हमें डराता है ताकि वह हमारी परीक्षा ले सके। हम भारत की दहलीज पर हैं, बस धैर्य रखो। उसकी आवाज में एक जादू था। नाविकों में फिर से साहस लौट आता। यह यात्रा समुद्र जीतने की नहीं थी, अपने डर को जीतने की थी। एक सुबह एक नाविक चिल्लाया, जमीन! वह था अफ्रीका का दक्षिणी सिरा, कैप ऑफ गुड होप। लेकिन नाविक उसे कैप ऑफ स्टॉर्म्स कहते थे, क्योंकि यहां समुद्र अपनी सबसे डरावनी शक्ल में होता था। लहरें पर्वतों जितनी ऊंची उठती, हवाएं जहाजों को खिलौने की तरह उछालती। यह वह जगह थी जहां सैकड़ों जहाज हमेशा के लिए डूब चुके थे। वास्को के जहाज भी इस भयावह परीक्षा से गुजरे। एक लहर इतनी भारी थी कि सौ राफेल का पूरा ढांचा हिल गया। नाविक डर से चिल्ला उठे, यह हमारा अंत है। लेकिन चमत्कार हुआ, जहाज टूटे नहीं और कई दिनों तक लगातार संघर्ष करने के बाद वे अंततः इस मौत के दरवाजे को पार करने में सफल हुए। इतिहास में दर्ज हैं, जो भी केप ऑफ गुड होप को पार कर ले, उसके लिए दुनिया का कोई मार्ग असंभव नहीं। यहीं से वास्को द गामा की यात्रा ने नया मोड़ लिया। वे अब पूर्वी अफ्रीका के तट की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो यूरोप और भारत के बीच सेतु बन जाएगा। केप पार करने के बाद पुर्तगाली जहाज अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे। मोम्बासा ने उनका स्वागत नहीं किया। वहां के शासकों को विदेशी जहाजों पर संदेह था। कुछ दिनों तक तनाव रहा, लेकिन वास्को समझ गया उसे आगे बढ़ना होगा। और फिर वे मलिंदी पहुंचे, एक शांत व्यापारिक तटीय नगर। यही हुआ वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। वास्को द गामा की मुलाकात हुई अहमद इब्न मजीद से, जो हिंद महासागर का सबसे प्रसिद्ध नाविक था। उसके जहाजों ने वर्षों तक अरब और भारत के बीच का मार्ग तय किया था। वह वास्को की आंखों में भारत की लालसा पड़ चुका था और उसने कहा, जब मानसून की हवा बदलेगी, समुद्र खुद तुम्हें भारत पहुंचा देगा। उसने न सिर्फ दिशा बताई, बल्कि पुर्तगालियों के जहाजों को भारतीय महासागर की धारा, हवाओं और सितारों की भाषा भी समझाई। यह ज्ञान सदियों से अरब नाविकों के पास था। अब यह पहली बार यूरोपियों को मिला। और फिर वह दिन आया जब मानसून की तेज हवाओं ने पाल फैलाए, जहाजों ने गति पकड़ ली। समुद्र अब शत्रु नहीं, मित्र बन चुका था और भारत बस कुछ दिन दूर था। 20 मई 1498 की सुबह समुद्र शांत था, हवा सुगंधित थी। लहरों के बीच अचानक एक हल्की सी चंदन की खुशबू फैली।
यह भारत की पहली सांस थी। और फिर क्षितिज पर दिखाई दिए नारियल के पेड़, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, सफेद रेत और शांत जल। जहाज रुक गए। नाविक घुटनों के बल गिर पड़े। कुछ रो रहे थे, कुछ मिट्टी को छूकर माथे से लगा रहे थे। कालीकट, भारत का वह द्वार जिसने सदियों से समुद्री व्यापार को समृद्ध किया था। भारत का दृश्य पुर्तगालियों के लिए स्वप्न जैसा था। यहाँ की भूमि हरी, यहाँ के बाजार जीवंत और यहाँ की संस्कृति अत्यंत परिष्कृत। लोगों ने स्वागत किया, कुछ उत्सुकता से, कुछ सतर्कता से। वास्को द गामा ने महसूस किया वह केवल भारत नहीं बल्कि मानव सभ्यता के एक उच्चतम रूप से रूबरू हो चुका है। यह क्षण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था, कारण इसके बाद पूर्व और पश्चिम का संबंध हमेशा के लिए बदल गया। कालीकट सिर्फ एक शहर नहीं था, यह पूर्व का महान व्यापारिक केंद्र था। बाजारों में मसालों की खुशबू तैरती, लोग दूर दूर देशों से सामान लेकर आते और व्यापारी भाषा, धर्म और संस्कृति से परे एक दूसरे को समझते थे। वास्को द गामा और उसके दल का औपचारिक स्वागत राजा समुद्रगुप्त ने किया। कालीकट के जमोरिन शासक विद्वान और दूरदर्शी थे। राजमहल में पुर्तगालियों के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और अद्भुत रेशम उनके सामने ऐसे रखा गया मानो यह सामान्य वस्तुएं हों। वास्को को विश्वास नहीं हो रहा था। यूरोप जिन चीजों को सोने के बराबर मानता था वे यहाँ रोजमर्रा के व्यापार का हिस्सा थीं। भारतीय विद्वानों ने उन्हें खगोल शास्त्र की भाषा, आयुर्वेदिक ज्ञान और समुद्री हवाओं के रहस्य बताए। वास्को द गामा ने व्यापार का प्रस्ताव रखा और जमोरिन ने उसे स्वीकार कर लिया। यह पहला औपचारिक संबंध था भारत और यूरोप के बीच। पर इतिहास रुकता नहीं, यह आगे बढ़ता है और कभी-कभी अंधकार की ओर। वास्को द गामा की यात्रा ने यूरोपियों को भारत की समृद्धि दिखा दी। यह वह भूमि थी जहां मसाले सोने के समान मूल्यवान थे और व्यापार असाधारण लाभ देता था। लेकिन व्यापार ने धीरे धीरे लालच का रूप ले लिया। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उन्होंने व्यापारिक चौकियां बनाई। फिर आए डच, वे भी यही चाहते थे, मसालों का साम्राज्य। फ्रांसीसी भी पीछे नहीं रहे। और अंत में इंग्लैंड, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत के संसाधनों पर नियंत्रण जमाना शुरू किया। कुछ दशकों में भारत, जो दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, उपनिवेशवादी शक्तियों के निशाने पर आ गया। यूरोपीय शक्तियां केवल मसाले नहीं चाहती थीं, वे चाहते थे शासन, संसाधन और भारतीय बाजारों पर अधिकार। इस लालच ने संघर्षों, युद्धों और शोषण को जन्म दिया। वास्को द गामा की खोज ने नई दुनिया के लिए दरवाजा खोला, लेकिन उसी दरवाजे से उपनिवेशवाद का अंधेरा भी भीतर आया। और फिर भारत ने सदी दर सदी संघर्ष किया, जब तक कि स्वतंत्रता की लौ नहीं जल उठी। 1498 में भारत को समुद्री मार्ग से खोजा गया था, पर असली भारत दुनिया ने 15 अगस्त 1947 को जाना। जब भारत स्वतंत्र हुआ, दुनिया ने कहा, भारत सिर्फ भूमि नहीं, एक आत्मा है, इसे जीतना नहीं, सम्मान देना चाहिए। भारत कभी खोया हुआ नहीं था, बस दुनिया को उसकी खोज करने में समय लगा। क्योंकि भारत एक विचार है और विचार कभी नहीं मिटते, वे हमेशा दुनिया को रोशनी दिखाते हैं। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।